Good morning, student. Here I am Pratima Jaiswal. I am your science teacher. बच्चों, today's class is revision class. The chapter first, class 9th. Today's class is class 9th online class and subject science और chapter first, revision of chapter first. तो हम आज जो है चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन करेंगे। तो जब हमने रैपिडली चैप्टर को पढ़ा था, जब हमने चैप्टर को वीडियोस में पढ़ा था, तो उस टाइम हमने जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हें हमने सॉल्व नहीं किया था। तो आज जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो चैप्टर है रैपिडली हमको रिवाइज हो जाएगा। जब हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें रिवाइज हो जाएगा। तो आज हम चैप्टर के उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे सबसे पहला काम क्या करेंगे, बुक को अपने हाथ में ले लें। सभी बच्चे बुक अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो आपको बुक में वो क्वेश्चन मिलना भी तो चाहिए, तब तो मैं उसके आंसर बता पाऊंगी या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगी। तो सभी बच्चे सबसे पहला काम कीजिए, बुक को अपने हाथ में ले लीजिए। चलिए अब सब लोग खोलिए चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 3। ये देखिए, ये वाला है, ये फिगर बना होगा, सभी पहचान लेंगे, ये पेज नंबर 3 है चैप्टर का। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं तो रिवीजन बहुत आसान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कि ये जो नीचे जो ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं वो मैटर हैं या नहीं है, या इन जितने ऑब्जेक्ट उसमें से कौन कौन से मैटर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेयर की। तो चेयर बच्चों एक ऐसी चीज है जो स्पेस भी ऑक्युपाइड करता है और उसमें वेट भी होता है। तो हमारे मैटर की जो सबसे पहली इनिशियल डिफिनीशन थी वो यही थी कि एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वेट इज अ मैटर। वो वस्तु जो स्पेस घेरती है और जिसमें भार होता है वो मैटर होती है। तो हमारा चेयर तो साइज बात है, वो मैटर है। उसके बाद हमारा एयर भी हमारा मैटर होगा, क्योंकि अगर एयर कहीं भी है, अगर हमें नहीं भी दिखाई दे रही है तो हवा है, हवा भरी है। इसका हमने प्रैक्टिकल भी अपने प्रीवियस क्लासों में किया था। आपको याद होगा, आपने एक प्रैक्टिकल पढ़ा था, कुछ लोगों ने किया भी होगा, कि हम 2 खाली गुब्बारा लेते थे, एक गुब्बारे को हवा से भर देते थे और एक गुब्बारा खाली रहता था। फिर उन दोनों गुब्बारों को हम बैलेंस पे प्लेस कर देते थे। बैलेंस का जो दोनों पलड़ा होता है, पलड़ा बोलते हैं, उस पे प्लेस कर देते थे। तो एक तरफ जहाँ खाली गुब्बारा रखते थे वो पलड़ा थोड़ा सा ऊपर होता था और जहां पे हमने हवा भर के गुब्बारा रखा वो थोड़ा नीचे होता था। तो इससे हमें पता चलता था कि जब हम गुब्बारे में हवा भरते तो गुब्बारा फूल के बड़ा हो जाता, मतलब गुब्बारे के अंदर हवा ने जगह ले ली तो गुब्बारा फूल गया, और खाली गुब्बारे के अंदर हवा नहीं है तो वो फूला नहीं। तो इससे एक ये हमें पता चला कि हवा स्थान घेरती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है। और उसके बाद जब पलड़ा थोड़ा सा नीचे था तो इससे हमें ये भी पता चला कि जो गुब्बारे में भरी हवा है उसके वेट की वजह से पलड़ा हल्का सा नीचे है। तो हमें ये भी पता चला कि हवा स्थान भी घेरती है, हवा में भार भी होता है। तो इसलिए एयर हमारा क्या है, वो भी मैटर है। अब हम बात करेंगे लव की। तो लव क्या है, वो एक फीलिंग है। तो लव मैटर नहीं हो सकता, क्योंकि लव ना स्थान घेरता है, मतलब जो प्यार एक भावना है वो ना स्थान घेरती है और ना ही उसमें भार होता है, तो वो मैटर नहीं है। स्मेल बच्चों मैटर होगी, क्योंकि हमें किसी चीज की स्मेल तभी आती है जब उस वस्तु के छोटे छोटे कण हमारी नाक में जाते हैं, तो हमारा माइंड उन कणों को ऑब्जर्व करता है और आइडेंटिफाई करता है कि ये स्मेल है। उसी के पर्पस में वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये बैड स्मेल है कि गुड स्मेल है। तो स्मेल क्या होंगे, वो मैटर होंगे। अब हेट भी एक भावना है तो ये मैटर नहीं है। आलमंड्स क्या है, सॉलिड मैटर है। हाँ, आप यहाँ ये भी देखिए कौन से सॉलिड मैटर है, कौन से गैसेस, कौन से लिक्विड। तो हमारा आलमंड और चेयर क्या है, वो सॉलिड मैटर है। एयर हमारा क्या है, गैसियस मैटर है, क्योंकि वो गैस फॉर्म में रहता है। अब थॉट हमारा मैटर नहीं, क्योंकि सोच कोई मैटर नहीं है। कोल्ड कोई मैटर नहीं है। लेमन हमारा मैटर होगा, सॉलिड मैटर। अच्छा, लेमन वाटर है, तो लेमन वाटर क्या होगा, हमारा लिक्विड मैटर होगा, क्योंकि वो लिक्विड शेप में रहता है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो स्मेल हमारा अगर मैटर है तो परफ्यूम की स्मेल भी मैटर है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आई थिंक सभी लोग कर लेंगे। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, मैं उन्हें फिर से दोबारा समझा दूंगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इस ऑब्जर्वेशन के लिए रीजन दीजिए कि अगर ये ऐसा हुआ है तो इसका क्या कारण था जो ऐसा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है
सभी लोग देखेंगे पेज नंबर 3 के क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूं, चैप्टर फर्स्ट पेज नंबर 3, ये वाले क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कह रहा है कि गर्म खाने की खुशबू हमें कुछ मीटर दूर से ही मिल जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू हमें तब आती जब हम उसके पास जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो बेटा सीधा सा रीजन है कि जो स्मेल होती है तो जो पार्टिकल्स जो होता है वो डिसॉल्व होता रहता है, एवरी टाइम सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व होते रहते हैं। इसीलिए अगर आप फ्री स्पेस में कोई भी पदार्थ छोड़ दे, लोहा है, टिन है, लकड़ी है, कोई भी पदार्थ छोड़ दे तो वो हवा के रिएक्शन द्वारा वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। ये इतना स्लो डिसॉल्वेशन है कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज को रख दें और 2 महीने बाद देखें तो उसमें कुछ ना कुछ जो है कमी आ जाएगी, उसमें वेट में कमी आ जाएगी, उसके साइड्स में भी कमी आ जाएंगी। तो ये चीजें डिसॉल्व होती रहती हैं। जो सॉलिड बहुत हार्ड चीज हमारे मेटल्स, उनके डिसॉल्व होने की टाइमिंग बहुत ज्यादा है। जो सॉफ्ट मेटल है या जो सॉफ्ट चीजें हैं, अब जैसे रोटी का टुकड़ा आप छोड़ दीजिए तो हवा में क्या होगा, उसमें तो फंगस लग जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसमें फंगस नहीं लग रहा, आप छोड़ दीजिए तो समय के साथ आप उसको कुछ सालों बाद देखेंगे तो आप देखेंगे उसके किनारे टूटे फूटे हो गए, क्रैक से हो गए, उसका रंग उड़ गया है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के रिएक्शन द्वारा डिसॉल्व होता रहता है। तो ऐसे जो गर्म खाना होता है, खाने में क्या होता है, जो खाने के जो मटेरियल्स है वो डिसॉल्व होते रहते हैं। और दूसरी बात उनके पार्टिकल्स, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी आपको यही समझा दूं, वो एनर्जी जो किसी भी मोशन ऑब्जेक्ट में, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके लिए जो वो एनर्जी यूज करता है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब खाना गर्म होता है तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो ज्यादा होती है। तो जब वो ज्यादा होती है तो तेजी से डिसॉल्व होता है, और तेजी से डिसॉल्व होता है तो तेजी से फैलता है। तो गर्म खाने की खुशबू हमें जल्दी आती है। और जो ठंडा खाना होता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, तो वो धीरे धीरे फैलता है। तो इसीलिए जब हम उसके पास जाते हैं तब हमें ठंडे खाने की खुशबू आती है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मटेरियल का जो पार्टिकल है वो समय के साथ डिसॉल्व होता रहता है। तो गर्म खाने के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो तेजी से चलते हैं, तो हमें ज्यादा दूर से हमें उसकी स्मेल आ जाती है। और ठंडे खाने के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो वो धीरे धीरे चलते हैं या अपने आसपास ही फैले होते हैं, तो हम जब उनके पास आते हैं तो हमें खुशबू आती है। अब तीसरा क्वेश्चन, A driver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does the observation show? तो कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल में एक ड्राइवर या एक चालक जो है, एक तैराक जो है कट होता है या मूव करता है, कट के अपनी साइड बदल लेता है, तो वो इससे ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण करता है? तो बच्चों ये मैटर की प्रॉपर्टी कारण करता है, उस प्रॉपर्टी के कारण करता है कि ये हमें ये बताता है कि जो मैटर है, वाटर ही वो मैटर है, वो पार्टिकल से बना है। उस मैटर में पार्टिकल्स था तो उसी में फोर्स अप्लाई करके तो वो कट किया। मान लीजिए अगर हम हवा के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें बहुत ही कम वेट होता है, लेकिन तब भी जो एरोप्लेन होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, मतलब उनमें पार्टिकल्स का फोर्स आता है, जिनको फोर्स लगाते हैं वो सीधे उड़ सकते हैं। तो ऐसे ही नदी में आप चलते हैं, तो जब आप चलते हैं तो पार्टिकल्स को आगे से हटाते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं। तो जब आपको कट करना होता है तो कोई एक सरफेस तो चाहिए हमें मुड़ने के लिए, जिसमें हम मुड़ने के लिए अपना फोर्स उसको दे सकें। मान लीजिए अगर आपको मुड़ना है तो जब कोई भी ड्राइवर जब मुड़ता है तो वो हवा के पानी के पार्टिकल्स पे फोर्स देता है। तो ये उस कैरेक्टर को शो करता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं। कोई भी मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, चाहे वो हमारा स्विमिंग पूल का किनारा हो, या हमारे नदी का किनारा हो, या हमारे छत का किनारा हो, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पार्टिकल से बना है। उसी की वजह से स्विमिंग पूल्स में, स्विमिंग पूल के वाटर में जो है, स्विमिंग पूल का किनारा हो चाहे स्विमिंग पूल का पानी हो, हर मैटर जो है पार्टिकल से बना है और उसी पार्टिकल पे फोर्स लगा के ही ड्राइवर कट करता है। तो ये गुण प्रदर्शित करता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है।
चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये आपको वीडियो में ही बार बार बताया गया था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपके बुक में भी लिखे हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो पार्टिकल से बना है और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपका ये देखिए, ये लाइनें दी गई हैं आपको, तीनों जिसकी क्वालिटी है मैटर की आपको बुक से लिखनी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है। तो आप इसको अच्छे से ये चारों क्वेश्चन अपने दिमाग से आंसर करेंगे अपनी लैंग्वेज में। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 के क्वेश्चन पर। पेज नंबर 6 पे देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहां पे ये कह रहा है कि अगर किसी लिक्विड या किसी सॉलिड या किसी गैस का पर यूनिट मास जो है, पर यूनिट वॉल्यूम का मास जो है उसकी डेंसिटी कहलाती है। मींस डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, मतलब कि वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है ये हम घनत्व से पता लगा सकते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा। मींस किसी भी वस्तु की डेंसिटी उसका भार कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड करती है उसे उसकी डेंसिटी कहते हैं। तो जो डेंसिटी है इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी और अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा। यानी डेंसिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। डेंसिटी तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, तो बच्चों जो लिक्विड की डेंसिटी कम हुई तो इसका जो है मास ज्यादा हुआ और वॉल्यूम ज्यादा हुआ। अरे मास कम हुआ लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हुआ। तो ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से ही बर्फ या लकड़ी का टुकड़ा हो वो पानी के ऊपर आराम से तैर सकता है। अगर इसका और उसका घनत्व तो कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया पानी की जो डेंसिटी कम हुई तो उसका जो है वॉल्यूम ज्यादा हुआ, क्योंकि डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो जब डेंसिटी कम हुई तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया। जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा और जो हमारा सॉलिड आइस है उसकी डेंसिटी बढ़ी, उसका मास बढ़ा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। वॉल्यूम आयतन कम होने की वजह से वो आराम से ज्यादा आयतन वाले मटेरियल पे तैर सका। इसीलिए आइस और लकड़ी गुटका पानी पे आराम से तैर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन ये देखिए। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 9 पर। 9 पर देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सरल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। तो हमने अभी इस चैप्टर में ही ये चीज पढ़ी थी। ये देखिए यहाँ पर कि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को नापने का एसआई यूनिट केल्विन है। तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन से डिनोट कर सकते हैं। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मीनिंग 273.15 केल्विन। अगर हम इसको फॉर वी टेक 0 डिग्री 273 केल्विन भी ले सकते हैं। अगर हम इसको पॉइंट ना राउंड फिगर मिले तो पॉइंट हटा दे, तो हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 के बराबर होता है। तो टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273। अगर हम केल्विन से सेल्सियस में बदल रहे हैं तो उनमें हम 273 घटा देंगे, क्योंकि 1 सेल्सियस मीन यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर हम केल्विन से सेल्सियस में बदल रहे हैं तो 273 घटा देंगे, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदल रहे हैं तो 273 जोड़ देंगे। तो हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मतलब 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो हम इसको क्या करेंगे, -273 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो बच्चे का वही हमारा सेल्सियस स्केल पर हमारा उसकी रीडिंग आएगी। और व्हाट आर द
फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, अब देखिए हमें ये पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वाटर हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने लगता है। तो अब बताइए 250 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वाटर का क्या होगा, मीन्स ये जो पॉइंट है वो 100 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, वाटर गैसेस स्टेट में चला जाएगा, इवेपोरेशन होगा और वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा, यानी 250 पे वाटर जो है गैसेस स्टेट में मिलेगा और 100 डिग्री वाटर पे ये लिक्विड और गैसेस दोनों स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में होते हुए गैसेस स्टेट की ओर जाता हुआ। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट जरा सा बढ़ता है तो मटेरियल गैसेट स्टेट में बदलने लगता है, यानी वाटर हमारा उबल के इवेपोरेट होना चालू हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या है, वो लिक्विड और गैसेस दोनों फॉर्म में रहेगा और 250 पे वो गैसेस स्टेट में रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है तीसरा, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए स्टेट चेंज करने पर टेम्परेचर जो है टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब वही टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री पे ही ये लिक्विड स्टेट में भी रहता है और गैसेस स्टेट में भी रहता है। तो कह रहा है कि जब स्टेट चेंज होता है तो उस पॉइंट पर वो कांस्टेंट रहता है और वो दोनों स्टेट में कोई भी सब्सटेंस जो है दोनों स्टेट में पाया जाता है। तो बच्चों इसका रीज़न यही है कि जब कोई सब्सटेंस स्टेट चेंज करता है, अपना स्टेट चेंज करता है, तो जो एनर्जी होती है वो स्टेट चेंज करके दूसरे मॉलिक्यूल से बदलने में लग जाती है, इसलिए वहाँ उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे आप पानी का एग्जांपल ले लें, जब पानी 100 डिग्री पे उबल रहा होता है तो वो गैसेस स्टेट, जब जितना भी एनर्जी जो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक जो भी एनर्जी उसको एक्स्ट्रा दी जाती है वो उसके स्टेट चेंज करने में चली जाती है, वो इवेपोरेट होने लगता है तो उसका वो गैसेस स्टेट चेंज करने में चली जाती है, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो उस स्टेट को चेंज करने में चली जाती है। तो जो हमारा सब्सटेंस है उसका जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर वही बना रहता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आता है वो स्टेट चेंज करने में, उसका स्टेट चेंज करने में वहाँ यूज़ हो जाती है, इस वजह से ये कांस्टेंट बना रहता है। और सजेस्टेड अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो बच्चों हम प्रेशर जो है, अप्लाइंग प्रेशर, हम किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस पे प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। हम उसको प्रेशर अप्लाई, उसको कंप्रेस करके फिर उसको ठंडा करके उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर में ही पीछे बताया गया था कि हम वो पानी वाली पाइप लगाते हैं, गैस जार में गैस इकट्ठा करते हैं लिक्विड स्टेट में, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस को कंप्रेस करेंगे या उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ठंडा होकर अपने आप लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, उसको लिक्विफाइड कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन मेरे चैप्टर नंबर पेज नंबर 10 पर आ जाइए। लास्ट क्वेश्चंस, ये जो लास्ट 5 क्वेश्चन है ये हमें करने हैं। तो लास्ट 5 क्वेश्चन में सबसे जो बड़ा क्वेश्चन, ये बच्चों समझने वाला क्वेश्चन है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हीट ड्राई डे। कि जो डेजर्ट कूलर है वो हीट ड्राई डे के दिन में क्यों ठंडी हवा, अच्छी हवा देता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कूलर है, यहाँ पे इसमें फैन लगा होता है। मान लीजिए ये कूलर की वॉल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि घास की पुआल लगी होती है और यहाँ पे फैन लगा होता है। तो और इसके अंदर इवेपोरेशन होता है, तो जब हम फैन को चलाते हैं तो पानी का, यहाँ पर एक पानी भरा होता है और इसमें एक मोटर लगी होती है, तो मोटर के पाइप द्वारा पानी यहाँ चढ़ता है और चढ़ के चारों कोनों के, एक कोने से तो हवा आती है, 3 कोनों के ये जो हमारा घास या पुआल लगी है इस पर पानी गिरता है। तो जब इस पर पानी गिरता है तो बाहर का जो गर्म टेम्परेचर है, बाहर गर्म टेम्परेचर है, तो क्या होगा कि जो यहाँ का पानी है मान लीजिए, तो बाहर के गर्म टेम्परेचर से इवेपोरेट होके जाएगा। जब ये इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएगा तो यहाँ का जो है टेम्परेचर वो ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। तो
तो जब ये फैन चलेगा तो चारों तरफ से हवा अंदर आएगी। जब ये फैन चलेगा तो जो चारों तरफ से हवा अंदर आएगी, जब ये हवा अंदर आएगी तो यहाँ का जो टेम्परेचर ड्रॉप किया गया है, टेम्परेचर ठंडा है, तो हवा जब यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ से हमें ठंडी हवा देगी, तो यहाँ से हमें जो है ठंडी हवा मिलेगी, है ना। लेकिन अगर यही बारिश का मौसम हो, बारिश का मौसम में ये कूलर कैसे काम करता है? अब बारिश के मौसम में क्या है, चारों तरफ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मान लीजिए पूरे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है ना। अब जब ह्यूमिडिटी है तो यहाँ का जो पुआल, यहाँ पे पानी गया, पानी यहाँ से चारों तरफ पुआल पे गिरा तो यहाँ पर पानी है, तो चूंकि ये पानी ठंडा है तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उससे ये इवेपोरेट होगा हल्का, लेकिन ये उतना इवेपोरेट नहीं होगा जितना गर्मी में इवेपोरेट हुआ है, तो ये इवेपोरेशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो ये पानी को इवेपोरेट करके अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ज़्यादा थोड़ा अब्जॉर्ब करेगी। तो जब थोड़ा अब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ का टेम्परेचर कम ड्रॉप होगा, तो जो आने वाली हवा होगी वो कम टेम्परेचर से गुजरेगी। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर कम ड्रॉप हो रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो जो हवा आएगी वो यहाँ से गर्म हवा ही देगी, या जो टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से हवा देगी। इसीलिए गर्मी के मौसम में जो है कूलर ज़्यादा ठंडे होते हैं रादर देन हमारा जो है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में कूलर उतने अच्छे ठंडे नहीं होते हैं, क्योंकि इसका यही सिंपल फार्मूला है कि जब इवेपोरेशन यहाँ कम होगा तो यहाँ का टेम्परेचर कम ड्रॉप करेगा, तो जो हवा अंदर आएगी वो ज़्यादा ठंडी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन अ हॉट ड्राई डे। तो गर्मियों के दिन में कूलर ज़्यादा ठंडा करता है, बारिश के मौसम में नहीं। तो हाउ डज अ वाटर कीप्ड इन अर्थन पॉट मेक बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो बच्चों इसका भी यही सिंपल सीधा फंडा है कि पूछ रहा है कि एक मिट्टी के बर्तन में पानी जो है वो ठंडा क्यों रहता है। तो बच्चों जो मिट्टी का बर्तन है, अर्थन पॉट है, उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो अंदर का जो पानी है वो पोर्स द्वारा सरफेस पे आ जाता है। जब सरफेस पे आ जाता है तो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन जब होता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो यहाँ के साथ लगे मॉलिक्यूल्स वाटर के ठंडे हो जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाते हैं तो इनमें जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो उनको फिर एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी देने की वजह से फिर यहाँ की सतह जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म होता तो यहाँ का पानी फिर इवेपोरेट होता है। जब इवेपोरेट होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो हवा यहाँ से, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो हवा जब पानी के अंदर जाती है तो हवा के जब पानी के अंदर जाती है तो वो ठंडी से होकर गुजरती है, तो अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स को ठंडा कर देती है। सिंपल कूलर वाला ही सिस्टम इस मटके में भी चलता है, क्योंकि अर्दन पॉट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस वजह से इवेपोरेशन होता रहता है। तो जो कूल एयर अंदर जाती है, जब कूल एयर अंदर जाती है तो मॉलिक्यूल्स को ठंडा करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को। इसलिए अर्दन पॉट में गर्मियों में पानी रखने पर ठंडा हो जाता है और ठंडियों में पानी रखने में ठंडा नहीं होता है। इसका यही रीज़न है, ये इवेपोरेशन इसका मेन रीज़न है। Why does a palm feel cold when put some acetone or petrol perfume on it? बेटा इसका भी वही रीज़न है कि जब हम अपनी हथेली पर, मान लीजिए हथेली पे, जब हम यहाँ पर हथेली पे हमने कोई एसीटोन डाला या पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं, तो वो क्या होंगे, एटमॉस्फेरिक एनर्जी से एनर्जी लेकर ऊपर की ओर इवेपोरेट हो जाएगा। जब यहाँ इवेपोरेट होंगे तो यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। जब यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो हमारी हथेली में हमें ठंडा लगेगा। इसीलिए जीभ पे जब ग्लूकोज रखा जाता है तो वहाँ भी यही प्रोसेस होती है। जब हम ग्लूकोज रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं, या वहाँ पे इवेपोरेशन होता है, तुरंत एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से वो इवेपोरेट होकर उसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। तो वहाँ जो इतनी सरफेस है जहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है तो वहाँ पर हमें ठंडा लगता है। Why does be able to ship hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? तो बच्चों हम सॉसर में ज़्यादा ठंडा जल्दी पी पाते हैं, जबकि कप में जल्दी नहीं पी पाते हैं। तो इसका एक रीज़न है। देखिए सॉसर जो होता है इसका सरफेस ज़्यादा होता है, और कप जो होता है कप का जो सरफेस होता है वो कम होता है।
तो जब हम मिल्क को इस पर डालते हैं तो ये ज़्यादा सरफेस पे फैलती है। ज़्यादा सरफेस पे फैलने की वजह से इसका इवेपोरेशन तेज होता है। जब इसका इवेपोरेशन तेज होता है तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, तो हम जल्दी भी पाते हैं। और कप में सरफेस कम होता है तो इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन धीमे होता है, कम होता है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है। इस वजह से हम सॉसर में जल्दी पी पाते हैं और कप में नहीं पी पाते हैं। What type of clothes should we wear in summer? तो बच्चों समर में कॉटन क्लोथ पहने जाते हैं। इसका भी रीजन यही है क्योंकि कॉटन क्लोथ पानी अब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा। तो जब हम इसे पहनते हैं तो हमारी बॉडी का जो स्वेट है वो कॉटन द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कॉटन द्वारा जब अब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो क्या है, इवेपोरेट हो जाता है। और जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो हमारे बॉडी वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो हमें ठंडक महसूस होगी, इसीलिए गर्मी में कॉटन क्लोथ पहना जाता है। आई थिंक आपका रिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को करके आज ही इसको पोस्ट करेंगे। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए कॉन्टेक्ट मी, लेकिन सब लोग काम करेंगे और समझ के काम करेंगे। ये नहीं कि किसी से हेल्प लिया, देखा और लिख दिया। अपने दिमाग से सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके पोस्ट करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आपको जैसे पता चल गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज्यादा गाढ़ा होगा, डेंसिटी मीन्स हिंदी में घनत्व या सांद्रता, या आप गाढ़ापन भी, इसे गाढ़ेपन से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होगा और उसका मास ज्यादा होगा, उसका भार ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं, जैसे हमारा एयर, एग्जॉस्ट फोम, चिमनीज, एग्जॉस्ट फोम, चिमनी से जो एग्जॉस्ट फोम निकलता है, या हमारा हनी हो गया, वाटर हो गया, चाक हो गया, कॉटन हो गया, आयरन हो गया, हम उनको डेंसिटी बढ़ते हुए डेंसिटी के क्रम में इसको अरेंज करना। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, बढ़ते हुए डेंसिटी के क्रम में हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे कम डेंसिटी जिसकी होगी उसे लिखना है, उसके बाद ही तो हम अदर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जो है सबसे कम डेंसिटी जो होगी वो किसकी होगी, सबसे कम डेंसिटी बच्चों हमारी एयर की ही होगी, क्योंकि हवा कहीं भी पास हो सकती, कहीं भी आ सकती है। तो सबसे पहले जो है एयर, उससे ज्यादा फिर हमारे जो चिमनी से निकल रहा है एग्जॉस्ट फोम है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, यानी जो चिमनी से एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो गंदगी या पॉल्यूटेड एयर निकल रहा है वो, तो वो एयर से ज्यादा गाढ़ा होगा। तो एयर के बाद हमारा एग्जॉस्ट फॉर्म हो गया, जो चिमनी से एग्जॉस्ट फॉर्म निकल रहा है। उसके बाद हमारी रुई हो गई या कॉटन हो गया, जो कॉटन प्लांट से जो कॉटन निकलता है, उसके बाद वो, क्योंकि उसके बीच में हवा पार हो सकती है, उसका वेट कम होता है। अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम घटना चाहिए। तो ये क्या है कि उसके बाद हमारा जो है एयर, एग्जॉस्ट चिमनी के बाद हमारा कॉटन होगा। कॉटन के बाद हम फिर वाटर की बात करेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट रहते हैं और थोड़े ज्यादा गाढ़े रहते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा कॉटन हो गया। सबसे पहले एयर, फिर एग्जॉस्ट फोम फ्रॉम चिमनी, फिर कॉटन। मैं लिख देती हूँ पेंसिल की तरह, ये नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड कॉटन, फिर फोर्थ वाटर। वाटर के बाद हमारा क्या हो गया, वाटर के बाद हमारा उससे थोड़ा गाढ़ा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हनी। हनी के बाद हमारा क्या होगा, चॉक। चॉक के बाद फिर आयरन। तो इस तरह से ये ऑर्डर में हम लिखेंगे। अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसमें मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग लिखना है। तो आपको मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता ही है कि ये क्या, इनका जैसे आप एक टेबल बनाएंगे, ऐसे एक टेबल आप बनाएंगे,
उसमें ऊपर सॉलिड डाल देंगे, इधर लिक्विड डाल देंगे, इधर गैस डाल देंगे और नंबर 1 डालेंगे। तो सबसे पहला लिख लेंगे कि सॉलिड जो है वो शेप और वॉल्यूम उसका मेंटेन होता है, तो लिक्विड का शेप मेंटेन नहीं होता, वॉल्यूम मेंटेन होता है, और गैसेस का ना शेप मेंटेन होता है, वॉल्यूम मेंटेन होता है। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक आप लोग कर लेंगे, बुक्स इसको खोज के आपको करना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें एक चार्ट बना के एक तरफ सॉलिड के कैरेक्टर लिखने हैं, बीच में लिक्विड के कैरेक्टर और साथ में गैस के कैरेक्टर आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप बी क्वेश्चन पे आइए। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, आपको इन पे कमेंट करना है। तो बच्चों रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी या रिजिडिटी भी पढ़ते हैं, रिजिडिटी भी पढ़ते हैं। तो रिजिडिटी जो होती है बच्चों, ये किसी सॉलिड के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण, अभी मैं रिजिडिटी बता रही हूँ, रिजिडिटी मतलब किसी भी ठोस का वह गुण जिसके कारण ठोस अपने आकार को मेंटेन रखता है, उसे उसका रिजिडिटी कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई टेबल है या कोई लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, आपके पास लकड़ी का गुटका है, आप उसको चारों तरफ से चाहे जितना दबाएं वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। तो अब किसी ठोस द्वारा अपने शेप को मेंटेन रखने की क्वालिटी ही रिजिडिटी कहलाती है। ठीक है। अब उसके बाद हम फ्लूइडिटी, फ्लो होने की कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी में ही कंप्रेसिबिलिटी आती है। कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस इन अ लोअर वैल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब रिजिडिटी का मीन्स होता है कि जब हम किसी ठोस पे फोर्स अप्लाई करें तो वो अपने शेप को ना बदले, तो उसे कहते हैं रिजिडिटी। और जब हम किसी भी ठोस पे या किसी भी मैटर पे फोर्स अप्लाई करें वो कंप्रेस होकर छोटा हो जाए तो उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रबड़ है, तो हम अगर उस पे चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो वो उसे उसका कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। या मान लीजिए कोई क्लोथ है जो थोड़ा मुलायम है, या कॉटन है, ढेर सारे कॉटन है, हमने उसको उस पे फोर्स अप्लाई करके उसको छोटा कर दिया, तो वो उसका कंप्रेसिबिलिटी कहलाता। मीन्स जब कोई ठोस अपने ठोस रहने के गुण को ना छोड़े या अपने शेप को मेंटेन रखे, उसे रिजिडिटी कहते हैं। और जब कोई मैटर को हम फोर्स अप्लाई करें और वो अपने शेप को चेंज करते, उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होने की क्वालिटी फ्लूइडिटी कहलाती है। कोई लिक्विड को आप देखिए, हर लिक्विड में फ्लूइडिटी पाई जाती है, आप उसको जमीन पर छोड़ दीजिए वो बहता हुआ चला जाएगा, तो फ्लो होने की क्वालिटी फ्लूइडिटी कहलाती है। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, अब देखिए इसमें कह रहा बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, किसी भी गैस कंटेनर में अगर हम गैस फिल करते हैं तो वो पूरे कंटेनर में भर जाता है। तो ये इसलिए भर जाता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन बिल्कुल होता नहीं है। तो जब आप सपोज करें कि हमने किसी टैंक में भरा, तो क्या होगा कि एक कण दूसरे से दूर दूर भागते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, तो वो क्या होगा, आपस में तेजी से इधर उधर गति करते रहते हैं। तो वो जब इधर उधर मोशन करते रहते, गति करते रहते, तो एक कण दूसरे को टकराता है और टकरा के एनर्जी देता है। और ऐसे करते हुए सारे कण जो है एक दूसरे से टकराते हुए एनर्जी देते हैं। तो क्या होगा, ऐसे टकराते टकराते सारे जो है पूरे गैस के वॉल्यूम को कवर कर लेते हैं, उनके वाल तक पहुंच जाते हैं और उनकी दीवारों तक वो टकराते रहते हैं। तो इस तरह से एक कण दूसरे को एनर्जी दे देकर पूरे गैस में, पूरे टैंक में भर जाता है। शेप, किसी भी वस्तु का आकार जो है वो उसका शेप कहलाता है। मतलब उसकी जो डिफाइंड बाउंड्रीज को ही उसका शेप कहते हैं। मतलब उसकी जो एक निश्चित डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, एक लिमिटेड डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, उसे हम उसका शेप कहते हैं। ये सभी आपको करने हैं। काइनेटिक एनर्जी, अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी भी मोशन करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। जब पार्टिकल्स मोशन कर रहा है तो वो जो एनर्जी यूज कर रहा है या जो एनर्जी उसमें है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और डेंसिटी अभी डिफाइन किया गया कि किसी भी मैटर के पर वॉल्यूम में कितना मास ऑक्युपाइड होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप इसको करेंगे। अब इसके बाद हम गिव रीजन देना है। अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज कैप्ड। तो इसका रीजन अभी भी हमने बताया कि कोई भी जो गैस है, कोई भी गैस अगर किसी वेसल में भरा जाता है, किसी बर्तन भरा जाता है, तो वो पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। इसका वही रीजन है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो इसलिए वो इधर उधर गति करते हैं और गति करके दूसरे जिससे टकराते हैं उस पार्टिकल को एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी लेकर ये सारे पार्टिकल्स पूरे वेसल में फैल जाते हैं।
अ गैस एक्सट्रैक्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो वही रीजन है कि जब उनके अंदर फोर्स होता है तो वो उसी फोर्स के द्वारा जो कंटेनर की वॉल है उसके ऊपर टकरा के वहां पे दबाव देते हैं या प्रेशर एक्सट्रैक्ट करते हैं। और या वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। देखिए वुडन टेबल जो है उनमें रिजिडिटी का गुण पाया जाता है, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें हम दबा के उनकी डिफाइन शेप को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो ये एक सॉलिड कहलाता है, क्योंकि सॉलिड का यही गुण है जो जिनका एक डिफाइन शेप होता है, जिन्हें कंप्रेस करके उनके शेप को कंप्रेस मतलब फोर्स अप्लाइड करके उनके शेप को कंप्रेस नहीं किया जाता, तो वो एक सॉलिड होता है, तो इसीलिए वुडन टेबल जो है वो एक सॉलिड है। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू some throw the solid blocks would we need a कैरेट एक्सपर्ट। तो बच्चों इसका भी रीजन वही है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में है, तो उनमें हमारा हाथ जो है आराम से मूव करता है। ये कह रहा है कि वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड, मतलब हम हवा में अपने हाथ को ईजिली मूव कर पाते हैं, जबकि अगर हमारे पास लकड़ी के गुटकों का समूह रखा हो तो हम उसमें हाथ फिराने के लिए, हमें हाथ मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो इसीलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हवा के जो वो हवा गैसेस स्टेट में है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम आराम से उसके अंदर अपने हाथ को मूव करा लेते हैं। लेकिन अगर हम ढेर सारे सॉलिड ब्लॉक्स रखे हैं, वुडन ब्लॉक्स रखे हैं, तो उनके बीच में अगर हमें हाथ को फिराना है, इधर उधर करना है, मूव कराना है, तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं और आपस में बंधे होते हैं, तो हमें उनके बीच से हाथ को मूव कराने के लिए बल लगाना पड़ता है, एक्सपर्ट करना पड़ता है। अब लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड हैव जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड एंड वाई। तो बच्चों जो एयर है वो उनके बीच लार्ज स्पेस होता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिक्विड्स के पास जो है वो उनकी डेंसिटी, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, लोअर होती है।